पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के 51 साल हो चुके हैं। इस आपातकाल को मौजूदा सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कार्यक्रम करती है और इस वर्ष तो 9वीं कक्षा एनसीईआरटी में आपातकाल का चैप्टर भी जोड़ा गया है। आपातकाल वो तब जब आम जनजीवन के जो मौलिक अधिकार थे वो उस समय हटा दिए गए थे। यह आपातकाल लगभग 2 साल तक चला था। आपातकाल की कहानियां, किस्से, हालात, बहुत सारी बातें रुक रुक कर या ठहर ठहर कर सामने आती रही। यह बताया भी गया कि किस तरीके से लगभग 35,000 लोग बिना किसी मुकदमे की सुनवाई के जेल में डाले गए थे। अब सवाल यह है कि 5 दशक बीतने के बाद, लगभग 51 साल हो जाने के बाद आपातकाल की याद कितनी जरूरी है, बीजेपी इसे क्यों बनाए रखना या बताए रखना चाहती है, इस पर जिस तरीके से शहर शहर में सम्मेलन होते हैं, राज्यों में सम्मेलन होते हैं, उसके पीछे क्या मकसद है। और हरियाणा में भी आज रोहतक में कार्यक्रम हुआ, अभी कई और जगह भी कार्यक्रमों की खबर है और आपातकाल के 51 साल संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसकी बात हो रही है। इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश रोड जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस कार्यक्रम की जो किया गया। सुरेश रोड साहब, 51 साल बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी या तो आज की पीढ़ी कह लीजिए, जो मौजूदा जनरेशन है, उसको बताना चाहती है कि आपातकाल क्या था और किस कदर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से भारत की जनता का ध्यान हटाने के लिए और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो शुरू करती है। ये इनकी पुरानी आदत है। और अभी जैसे इन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन किया तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये पूछता है, क्या नरेंद्र मोदी के राज में अघोषित आपातकाल नहीं है? आप में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप घोषित करके, कबूल करके, उसको मानकर उसको एक संज्ञा दे दें, उसको एक नाम दे दें। ईडी, सीबीआई, आज जितने भी लोग हैं वो फटाफट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनके बड़े बड़े मुकदमे, बड़े बड़े केस रफा दफा हो जाते हैं। तो यह क्या अघोषित आपातकाल नहीं है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय जो स्थिति थी देश के सामने, कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जो रजवाड़े थे तो इंदिरा जी ने उनके रजवाड़ों के जो एक तरह विशेषाधिकार थे उसी के खिलाफ तो मुहिम चलाई थी और भारत की आम जनता को अंतिम लाइन की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को अधिकार देने की एक मुहिम थी। उसमें जो देश के खिलाफ, जैसे आज आरएसएस है, तो इस तरीके के लोगों को, जो संगठन ऐसे थे जो जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, जिनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है, जिनके पास कोई बही खाता भी नहीं है और जो देश के खिलाफ साजिशें रचते थे, तो ऐसी हालात थी तब। नहीं, एक मिनट, नहीं सुरेश जी, हालात की बात की, हालात कोई बाहरी आक्रमण, जैसे 71 में आपातकाल लगा, 62 के युद्ध में आपातकाल लगा, लेकिन यह आपातकाल लगा क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द किया और राजनारायण के ये आरोप की चुनाव में धांधली हुई थी, उन आरोपों को सही माना। उसके तुरंत बाद यह आपातकाल लगा। यह आपातकाल लगा, नहीं एक सेकंड, यह आपातकाल लगा जिसके अंदर यह संविधान में संशोधन कर दिया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं 6 साल का होगा।
जिसमें यह संशोधन कर दिया गया कि इस संशोधन पर न्यायालय भी उंगली नहीं उठा सकता है, जिसमें यह संशोधन कर दिया गया कि प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके निर्वाचन को किसी भी न्यायिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी वरुण जी, ये अगर आपने जो बात बताई ये तो कांग्रेस सरकार ने ही फैसले लिए होंगे। तो आपातकाल भी कांग्रेस सरकार ने ही लगाया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगाया। आपातकाल लगाने का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक तौर पर जो एक चुनौती थी देश के सामने, जो लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे थे, एक तरह उनमें सुधार करने की कोशिश की गई थी। इन राजनीतिक फैसलों जो एक तरह से लोकसभा में जो पास हो गया, तो उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार खुद कोई बिल पास कर रही है, मान लो लोकसभा में, वो खुद आपातकाल क्यों लगाएंगी? मैं आपको इस बात को इस तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार जनता ने सरकार बना दी कांग्रेस की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार हार गई। लेकिन क्या हुआ, 1980 में 2-2.5 साल के बाद ही लगभग 43% मतदान हासिल करके कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की वापसी की देश की जनता ने। नहीं, उससे आपातकाल जस्टिफाई नहीं होता है ना। 353 सीट जीती। और इनके पास कितनी सीट आई, जिनको उस समय जनता पार्टी बोलते थे, आजकल जो बीजेपी है, तो इनको मात्र 31 सीट मिली थी। ठीक है, मेरे पास तो खैर मैं आपातकाल के और किस्सों में मैं जाऊं, जिसमें अब जितने विपक्ष के नेता थे उन्हें बिना सुनवाई के जेल में बंद कर देना, अब वो कैसी विपक्षी चुनौतियां थी वो अलग बात हो सकती है। लेकिन आज की चर्चा है कि इसकी याद क्यों, उस पर लौटूंगा। भूपेंद्र सिंह हलावत जी, 51 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 दशक बीत गए, देश बहुत आगे बढ़ गया, 2026 में खड़े हैं। आप क्यों सबको याद दिलाना चाहते हैं आपातकाल? हरियाणा में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग। देखिए गलाब साहब म्यूट तो नहीं है। जी गलावा साहब की आवाज नहीं आ रही है भाई, जैसे तुरंत ठीक हो मुझे बताइए, तुरंत मैं लौट रहा हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी, 2 सवाल आपसे। क्या आपातकाल को आज भी याद करना जरूरी है जो बीजेपी कर रही है? दूसरा, रोड साहब कह रहे हैं कि उस समय चुनौतियां ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी, क्योंकि इंदिरा जी लड़ रही थी बहुत सारी चीजों के खिलाफ, और 2 साल बाद वो वापस सत्ता में लौटी अच्छे नंबर के साथ। तो उन परिस्थितियों को बताते हुए एक तरीके से वो मौजूदा हालात जो थे उन्हें जस्टिफाई कर रही। काल की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। आपातकाल में जो निर्णय लिए गए और गैर संवैधानिक थे, 42वां संशोधन पास किया गया, उसमें से बहुत से संशोधन बाद में रद्द किए गए। निंदा करता हूं मैं उस काल की, और कभी भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात का विरोध करता हूं, सिर्फ ये कह देना कि उस समय परिस्थितियां ये थी, ये जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आप सीधी कह दो कि वो गलत था। 10 साल आपकी सरकारें पहले भी कह चुकी हैं गलत था। लेकिन उस समय चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी जगदीश चौटाला जी 21 महीने जेल रहे। आज हरियाणा की बीजेपी के नाम बिना सुनवाई के कोई अपील नहीं, कोई दिल्ली नहीं, कोई वकील नहीं, तो इसको तो कभी बुलाया नहीं जा सकता। पहले प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, दूसरे का तो दे दिया मैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। बीजेपी क्या कर रही है इस पर भी तो जरूरी है देखना। वो घोषित आपातकाल था, आज मुख्यमंत्री ने कह दिया 30 सितंबर तक रैलियां और प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्यों, किस कारण से, कोई बताओ। लोकतंत्र है, राजाशाही तो नहीं है। आज परिस्थितियां क्या चल रही है, आज लोकतंत्र का जो निम्न स्तर हो चुका है, आप हिसाब लगाइए, पिछले 10 साल में 193 मुकदमे ईडी ने दर्ज किए, उसमें से मात्र 2 को सजा हुई, सिर्फ 2 को, झारखंड के 193 को सजा नहीं हुई, और उनमें से मैक्सिमम वॉशिंग मशीन में धुल गए। कहा है आज वो बीजेपी के अंदर।
और 2016 से लेकर 2021 तक मात्र 5 वर्ष में 405 विधायक और 173 सांसद अल्टा पलटी हुए, ज्यादातर बीजेपी में। आज हो क्या रहा है ये भी तो देखो ना। आज ज्यादातर चैनल वो चीज दिखाते हैं, आपका नहीं कह रहा वरुण जी, बुरा ना मानना, आप उसमें नहीं। आज ज्यादातर चैनल वो चीज दिखाते हैं जो बीजेपी को चाहिए। ऊपर से एजेंडा आता है कि आज की डिबेट का मुद्दा ये होगा, और उस समय और आज में अंतर क्या है? दोनों ही निंदनीय। उस समय घोषित था, आज अघोषित है। बीजेपी क्या कर रही है? एक सवाल, एक सवाल है मेरा, एक छोटा सवाल है मेरा जी। मतलब या तो हम उस काल को भूल रहे हैं या उससे तुलना कर रहे हैं। तो कुछ ये तो चलिए हम बात कर रहे हैं, ये तो सुरेश रोड जी ने भी बात कही कि नेता इधर से उधर जा रहे हैं, एक फोन पे उधर भाग रहे हैं। ऑफिशियल आंकड़ा है ये सरकार का, और 50 साल पहले के हिसाब से आंकड़ा इमेजिन करने में 1,07,00,000 लोगों की नसबंदी, 1,07,00,000 की नसबंदी 1975 में, जिसमें से नसबंदी के दौरान 1700 से ज्यादा मरने की शिकायत दर्ज हुई, जो दर्ज हो पाई। अविवाहितों की नसबंदी की बहुत शिकायतें दर्ज हुई। मतलब 1 करोड़ का नंबर आज से 50 साल पहले होना, और अभी राजनेताओं का इधर से उधर होना, आप क्योंकि आप कह सकते हैं कि यह अघोषित है, अभी मौजूदा स्थिति ऐसी है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आम जनता के साथ जो उस समय हुआ और कोई हियरिंग नहीं होना क्योंकि उनके मौलिक अधिकार रद्द हो गए थे, आपको लगता है कि ये तुलना जस्टिफाइड है? बिल्कुल, आपने कहा। पहले तो मैं कहता हूँ गौर निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं कांग्रेस के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ, कांग्रेस की बहुत दुर्गति हुई, आपको भी मालूम। 200 सीटें घट गई कांग्रेस को। उसी वजह से तो सजा मिली, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। मिली ना सजा किसने भी? जनता ने। आज जो बीजेपी कर रही है, मैं मानता हूँ बीजेपी ऐसा नहीं कर रही, लेकिन ये भी कौन सा कम कर रहे हैं? आप देखिए, कांग्रेस ने तो 356 लगा के सरकारें तोड़ी थी, और ये क्या कर रहे हैं? शिवसेना का कहां गया काम? शिवसेना का काम ही खत्म कर दिया। एनसीपी का काम खत्म कर दिया, टीएमसी का काम खत्म कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद ले गए। 2 विधायक है बीजेपी के पंजाब में, और 7 सांसद है। क्या इसको उचित कह सकते हो? बीजेपी में मानता हूं इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। ये 50 साल की बात याद दिला रही हो, और हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमें इतिहास से सीखना है। मैं ये नहीं कहता भूल जाना चाहिए ना, इतिहास से हमें सीखना है। आज इन्होंने 9वीं कक्षा में वो चैप्टर शामिल करा दिया, कल को जब कांग्रेस की सरकार आएगी वो ये चैप्टर शामिल करा देगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआई, इसका कैसे दुरुपयोग। एक चीज कह के बात खत्म करूंगा, एक चीज जो आज नीतियां बीजेपी अपना रही है, अगर यही नीतियां 2011-12 में कांग्रेस ने अपनाई होती, 1000-1500 बंदे चलो अंदर, मेन नेताओं के ईडी, सीबीआई, तो आज बीजेपी न होती, कांग्रेस ही बैठ होती। हम दोनों की निंदा करते हैं, दोनों ही काल खतरनाक है, और ये लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। ठीक है जी। गहलावत साहब, 51 साल बाद याद रखने की क्या जरूरत है जब देश इतनी आगे बढ़ चुका है? 75 की बात 26 में गली गली जाकर बताने की जरूरत क्यों? देखिए, सबसे पहले तो वरुण जी, मैं आपको और अपने पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को राम राम करता हूँ जी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों प्रवक्ता साथी हैं, शायद इन्होंने वो आपातकाल देखा नहीं होगा। मैंने वो आपातकाल देखा है। 1974 में जो जयप्रकाश नारायण जी का एजिटेशन चला था, हम लोग उस एजिटेशन में शामिल थे, और किस तरह से वो काली रात जो सोते हुए नेताओं को किस तरह से गिरफ्तार करने का काम किया, और कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी, कोई अदालत में नहीं जा सकता था, कुछ नहीं जा सकता था, और कितने हजारों लोग, नौजवानों को भी और जो विपक्ष के लोग थे, जेल में डालने का बिना वजह, कोई वजह नहीं। और ये कहते, मैं तो कहता हूँ, जब 73 में चुनाव हुआ, जब तो कांग्रेस की तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी, उसके बावजूद कोई ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी गुंडागर्दी की जो रूपरेखा तैयार की। संजय गांधी उस समय जिंदा थे। संजय गांधी ने जिस तरह से
लोगों को तंग किया, और आपातकालीन की जब घोषणा हुई तो उस काली रात को हजारों हजारों लोगों को, सोते हुए को गिरफ्तार करने का काम किया। और उसमें मीसा भी लगा था, आपको मैं याद दिलाऊं। और मीसा में प्रोविजन था कि कोई भी जो जेल में डाल दिया वो कोई अपील नहीं कर सकता था, कोर्ट में नहीं जा सकता। एक दूसरी अमेंडमेंट इन्होंने की, इन्होंने तो डाका डाला। आज तो ये वोट चोरी की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे को कोई जरूरत नहीं, 5 साल के लिए चुना था, हम तो 6 साल राज करेंगे। और वो तो मैं तो गनीमत है। देखिए, जब चुनाव हुआ तब इमरजेंसी नहीं हटी थी, इमरजेंसी के अंदर चुनाव हुआ था। और जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब सरकार बनने के बाद इमरजेंसी हटी थी। अगर इन लोगों को ये एहसास होता कि तुम्हारी सरकार चली जाएगी तो ये 6 साल की बजाय 7 और 8 और कर देते। मैं कहता हूँ इतना घनौना दिन। नहीं, इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए थे ना, इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान किया। नहीं वरुण जी, मैं आपको याद दिलाऊं, इमरजेंसी के बीच में चुनाव हुए थे। और जब कुछ लोग जेल में भी रह गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से चुनाव लड़ा था, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। एक ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई थी, जो रेलवे में स्ट्राइक हुई जब, तो जॉर्ज फर्नांडिस को उसमें जेल में डाल दिया था और उसको जमानत भी नहीं दी थी। वो जेल से चुनाव लड़े थे और इमरजेंसी के दौरान चुनाव हुआ। और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इमरजेंसी को हटाया और जो 5 साल से बढ़ा के 6 साल किया था, तो जनता पार्टी की सरकार में दोबारा से उसको 5 साल करने का काम हुआ था। मैं तो कहता हूँ ऐसी घिनौनी रात, ऐसा दिन, आप कहते हो 51 साल में क्या, 100 साल में भी नहीं भूला जा सकता। किस तरह से हरियाणा की मैं खास तौर पर बात करूं, कवारी बहनों के, कवारे नौजवानों की किस तरह से नसबंदी करने का काम किया, वो सब लोग जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, हमारे यहाँ सोनीपत में जो कांड हुआ था, पीपली कांड जिसको कहते थे, और किस तरह से लोगों पर अत्याचार होते थे, कोई नहीं सुनता था, कोई सुनाई नहीं होती थी। बहन भाइयों को पकड़ के नसबंदी कर दी जाती थी। हजारों नौजवान जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, बहनों की, नौजवानों की किस तरह से नसबंदी हुई थी, हम लोगों ने वो सब कुछ देखा है। कहने सोचने से तो ये हो सकता है कि भाई क्या हुआ होगा, लेकिन जिसने अपनी आंखों से देखा, मुझे ये भी पता है, 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भी जेल में डाला और वो अपना पेपर देने हथकड़ी लगा के आई थी। मैं तो ये कहता हूँ ऐसा घिनौना दिन, मैं ये कहता हूँ भविष्य में भी कभी नहीं आएगा। और जिस तरह से एक ही मीडिया पर सेंसर लग गया था, एक अखबार मुझे याद है कि पंजाब केसरी के लाला जगत नारायण जी थे, जो थोड़ा बहुत लिखते थे, बाकी तो सबके खिलाफ केस बना दिए थे। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप तो 51 साल की बात कर रहे हो, ये तो 100 साल में भी भूलने वाली। मैं तो कहता हूँ नहीं, वो कह रहे हैं कि आप मौजूदा समय के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, कोई भी अदालत जा सकता है, कोई भी, अगर ये ईडी का, सीबीआई का, दूसरी चीजों का नाम लेते हैं, बाकायदा नोटिस होता है, नोटिस का जवाब आता है और जवाब के बाद उससे पूछताछ होती है। ये नहीं है कि ईडी एकदम पकड़ के जेल में डाल देती है। जब तो रात को सोते हुए लोगों को जेल में डालने का काम हुआ था, कहाँ वो दिन था, कहाँ आज कंपैरिजन कर रहे हो। आज तो डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र काम करती है। बीजेपी ना किसी को पकड़वाती है, ना किसी को बचाती है। लेकिन हम ये जरूर, हमारी कोशिश है कि भ्रष्टाचार का जीरो, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि शायद आज की जनरेशन क्या, उससे भी थोड़े पीछे के लोगों को ना मालूम हो कि क्या हुआ था उस समय, इसलिए आप ये कार्यक्रम करते हैं और इसलिए आपने स्कूल के चैप्टर में भी डाल दिया। बिल्कुल ऐसा है। लोगों को हमने अपने इतिहास के बारे में बताना भी होता है। हमारी तो देखिए, जब से सरकार आई है, चाहे राम मंदिर की बात हो, दूसरी चीजों की बात हो, जिसको इन्होंने सिर्फ किताबों तक सीमित रख दिया था, हम तो जनता के सामने, लोगों के सामने सभी बातों को लेकर आ रहे हैं, ताकि इनके जो करतूत हैं वो लोगों के सामने रहे, लोगों को पता लगे कि जब कांग्रेस की सरकार रही, दूसरी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने क्या किया। ये मेरे आदरणीय हमारे जो लोकदल के प्रवक्ता का ये कह रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं, उस समय चौधरी देवीलाल भी जेल में रह के आए थे 19 महीने। नहीं बताया, उन्होंने बताया। चलो, मैं जब नहीं जुड़ा था, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, ऐसा जुल्म हमने कभी नहीं देखा। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र में था, हायर सेकेंडरी में था मैं, जेटली साहब जब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ऐसा बुरा दिन कभी भी समाज में ना किसी ने देखा होगा, ना आगे आएगा।
और ये तो भगवान का शुक्र है कि इनको गलत फहमी होगी और इन्होंने चुनाव करा लिए और हरियाणा प्रदेश और देश की जनता ने इनको धूल जटाने का काम किया और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये ओके। 5 साल के 6 कहते, 6 के 7 भी करते, 8 भी ठीक है, करते। ठीक है। सुरेश जी, भाई वो बता रहे हैं कि था ही इतनी लोकतंत्र के खिलाफ इतनी कड़वी यादें हैं कि वो पता और रहनी चाहिए, और इसलिए हम तो कर रहे हैं ये कार्यक्रम। जी, मैंने वरुण जी जैसे पहले कहा कि असली मुद्दा यही है भारतीय जनता पार्टी का कि मुख्य मुद्दों से, मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाना। आप देखिए, इन्होंने तो तिरंगे का अपमान किया, 53 साल तक अपने आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया इन्होंने। अरे तिरंगा की तो शान हमने बढ़ाई है, हर घर तिरंगा तो हमने लगवाया। क्या बात कर रहे हो आप? हर घर तिरंगा तो बीजेपी ने लगवाया ना। बताता हूँ, ये अभी किया है तो आपने, जब राहुल गांधी जी ने आपको विवश कर दिया, तिरंगा यात्रा आपने तब निकाली जब आप राहुल गांधी जी को संस्कृति नहीं पता भारतवर्ष की। तो मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ, आप भी इमरजेंसी की इतिहास की बात कह रहे हैं, तो हम भी इतिहास की बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की प्रतियां फूकी, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली करके इन्होंने मनुस्मृति का गुणगान किया, और 12 दिसंबर 1949 को हिंदुस्तान के बड़े 20 शहरों में रैलियां करी थी और संविधान के खिलाफ इन्होंने बिगुल बजाया था। तो आप किस मुंह से कह सकते हैं आपकी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भी कोई भूमिका नहीं है? आजादी के बाद भी आपने संविधान का सम्मान नहीं किया, न तिरंगे झंडे का सम्मान किया। तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि आप राष्ट्र की मुख्य धारा में कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में रहे हैं? हम तो बार बार आपको एक बात याद कराते हैं कि जिस तरीके से आपने आज संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रखा है, जिस तरीके से आपने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, ईडी सीबीआई का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना जुल्म तो कभी घोषित इमरजेंसी में भी नहीं हुआ होगा। और घोषित इमरजेंसी के कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि उसमें मुख्यतः जो आज का आरएसएस है, उस समय का जो जनसंघ था, वो देश के खिलाफ लिप्त था एंटी नेशनल एक्टिविटीज में। तो आपने तो देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश, सभी को डाला जेल में, कर्पूरी ठाकुर, आपने क्या सिर्फ आरएसएस वालों को डाला? 35,000 गिरफ्तारियां, देखिए समूचा विपक्ष। हाँ नहीं वरुण जी, मैं बता रहा हूँ, जो राजनीतिक तौर पे जब एक बार इमरजेंसी लागू होगी, उसमें तो कोई भी आ सकता है। अब आपने कानून बना दिया कि इस सड़क से आप जा नहीं सकते, आपका चालान कटेगा, उसमें तो फिर कोई भी आ जाए सब कटेगा। नहीं, जस्टिफिकेशन कैसे है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, वो कोर्ट भी नहीं जा सकते, और फिर आप सिर्फ मतलब उसमें सभी आ गए ना, और आप राजनीतिक परिस्थिति बता रहे हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इस इमरजेंसी लगने के महज 10 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन गलत था और वो आगे आने वाले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित है। तो होता तो यह कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती। देखिए, हमने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, उसको इंदिरा गांधी जी ने कोई चुनौती नहीं दी, जबकि विश्व में सबसे शक्तिशाली अग्रणी नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। लेकिन हमारी न्यायपालिका, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हमारे लिए सम्मानीय रही हैं। लेकिन मैं इसका पक्ष इस तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि 2.5 साल के अंदर ही यह सरकार फेल हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी की वापसी। बात की बात बता रहे हो आप इमरजेंसी की बात करो ना, इमरजेंसी की बात करो। अरे भाई, इंदिरा जी भी तो इस इमरजेंसी हटने के बाद तो इंदिरा जी भी अपना चुनाव हार गई रायबरेली से। नहीं, इंदिरा जी 80 में आई ना दोबारा। नहीं, दोबारा आई वो ठीक है, दोबारा लेकिन इमरजेंसी को इस तरीके से जस्टिफाई करना कि आरएसएस उस समय एक ऐसा एलिमेंट थी, आपने तो विपक्ष का कोई भी नेता नहीं छोड़ा ना। और आप कह रहे हैं हम न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, न्यायपालिका में जा ही नहीं सकते थे। आपने एक संशोधन किया कि इस इमरजेंसी को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर आपने एक संशोधन किया कि प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके निर्वाचन, फिर न्यायपालिका का सम्मान कहां रह गया? वरुण जी, ये तो जब इमरजेंसी लगी है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इमरजेंसी सामान्य स्थिति से तो अलग होती है ना, उसके लिए तो ये नियम कानून बने हैं, वो इमरजेंसी लगाई, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ये सामान्य होते, अगर ये कानून ना बनाते, फिर वो इमरजेंसी नहीं होती। फिर
इमरजेंसी ऐसे ही तो लगाई गई है। तो ये तो वो पुरानी बात याद करा दी हम आपने कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा था आरएसएस के बारे में कि इन लोगों को अगर आपने ठीक नहीं सुधारा तो ये भविष्य में नहीं, आपने एक बात कही कि जी आरएसएस उस समय आपको लगा कि एंटी नेशनल एलिमेंट है और उन पर कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब उसका प्रत्युत्तर तो यह है कि आपके बगल में बैठे हुए ओंकार जी की पार्टी के नेता हों, आपके सहयोगी रहे लालू प्रसाद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, सोशलिस्ट लीडर हो, जयप्रकाश नारायण हो, आपने तो सबको जेल में डाला ना सर। और फिर अगर आप ठीक है, आपने कहा इमरजेंसी के प्रावधान अलग हैं, आपने कहा इमरजेंसी के प्रावधान अलग हैं। इमरजेंसी के प्रावधान राजनीतिक खतरे के इतर तो मैं समझ सकता हूं कि राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी देश में, ऐसा लगा इंदिरा जी को, लेकिन वो देश की जनता के 1 करोड़ लोगों की नसबंदी करने जैसे प्रोग्राम का समर्थन कर देना, तुर्कमान गेट वाली घटना पर मैं नहीं जा रहा हूं। एक बार कोई पढ़ ले स्नेहलता रेड्डी को, दक्षिण भारत की कितनी बड़ी अभिनेत्री थी और बिना सुनवाई के उन्हें जेल में रखा गया, उन्हें क्रोनिक अस्थमा था, उन्हें इलाज नहीं दिया गया और जब लगा कि इनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, उन्हें तब जेल से रिहा किया गया और जेल से रिहा करने के चौथे दिन उनकी मौत हो गई। तो अब उस आपातकाल की परिस्थितियां क्या थी, वो आम जनता के साथ जो हुआ उसके साथ जस्टिफाई नहीं है ना। ओंकार जी कह रहे हैं कि आप मान लीजिए हाँ उस समय गलत हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? मैं वरुण जी बताता हूँ, आपने उदाहरण दिया साउथ इंडिया का कि ऐसे ऐसे हुआ, बीमारी के कारण भी उनका स्वर्गवास हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो 750 किसानों को शहीद होने पर मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे इमरजेंसी पे चर्चा है भाई, इमरजेंसी पे चर्चा किया, ये घोषित इमरजेंसी है कि नहीं है? नहीं, इमरजेंसी पे चर्चा करो ना। ठीक है, आ रहा ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड जी ओंकार जी। देखिए हमारा ये हम अगर इतना ही कह दें कि वो गलत था, उसको जस्टिफाई तो किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता। वो भी गलत था, आज भी गलत है। वो गलत बहुत जबरदस्त था। उस काले दिन को हमने तो नहीं देखा क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 9-10 साल का था, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हमने जो अपने माता पिता से सुना वो बहुत गलत अध्याय था। कोई भी बात कहकर हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, और कांग्रेस ने खुद माना है कई बार कि वो गलत था, तो उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता पड़े, वो गलत है। आज जो बीजेपी कर रही है वो भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 2021 से लेकर 2026 तक आप बताइए शिवसेना का क्या हाल कर दिया, एनसीपी का क्या हाल किया, टीएमसी का क्या हाल किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक 3 जगह की सरकारों का क्या हाल किया। मैं मानता हूं उस समय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने आर्टिकल 356 लगा के राज्यपाल शासन लगा दिया गया था, वो भी एक तरीके से इसी तरीके से सरकारें तोड़नी थी, और बीजेपी उस अमेंडमेंट को नए तरीके से प्रयोग कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है, अरे 58 एमएलए टीएमसी के चुनाव के बाद तोड़ लिए, 24 एमपी तोड़ लिए, ये क्या कर रहे हो आप? जो ये प्रयोग विपक्ष पर कर रहे हैं, राजनीति में कोई सफाई नहीं है वरुण जी। आप ये मानते हो जिस दिन बीजेपी सत्ता से उतरेगी वो प्रयोग इनको पर भी एप्लीकेबल होंगे? राजनीति में मर्यादाएं और नैतिकता बहुत जरूरी है, और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है। आज बीजेपी क्या कर रही है, इन्होंने विपक्ष खत्म करने की सोच ली। क्यों? क्या विपक्ष खत्म करके आप तानाशाह बन जाओगे? नहीं, आपके विपक्ष खत्म करती आपको उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे भारत की जनता वो जागरूक है। इन्होंने 400 साल के बाद मुगलों को दौड़ा दिया, अंग्रेजों को दौड़ा दिया, ठीक है, तुम्हारे को भी स्वीकार नहीं करेंगे। चाहते हैं वो भी निंदनीय है, अब भी निंदनीय। ठीक है जी, अब भी निंदनीय है गलावत जी। देखिए, आपने वरुण जी कहा कि इतने साल बाद क्या जरूरत थी। ओंकार सिंह जी ने खुद माना कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो जो आने वाली पीढ़ी है उनको नहीं, हमारे को माता पिता ने बताया नहीं, उन्होंने कहा मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ, मैंने ये नहीं कह रहे कि मुझे नहीं पता। ये चिंता ना करो, पीढ़ियों को आप जो अध्याय में शामिल कर रहे हो, कल को कांग्रेस आपके 12 साल 14 साल ये अध्याय में शामिल करेंगे। मैं ये कहता और वो ये भी शामिल करेंगे कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे उसका चंदा चोरी हुआ, ये भी याद रखना। ठीक है जी। मैं कहता हूँ आप जैसे लाखों लोग हैं जिनको उसका इमरजेंसी के इतिहास के बारे में नहीं पता, तो हम जो ये कार्यक्रम करते हैं उन लोगों को इतिहास बताने के बारे में
कि कितना काला दिन था उसकी जानकारी देने के बारे में ये प्रोग्राम होते हैं। दूसरा, इन्होंने बात की, मैं तो कहता हूँ आरएसएस तो देशभक्त हमेशा रहा है, और ये कहते हैं कि सोनिया गांधी की तो आज तक भी डबल वो है। चलिए फिर ये विषयांतर हो रहा है गहलोत साहब, मूल विषय यही है कि इस विषय के ये जो मामला चल रहा है, जो आरोप लगाया इन्होंने, जो आरोप लगाया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इन्होंने आरएसएस की बात करी, मैं तो ये कहता हूँ राजनारायण जी तो कभी आरएसएस में नहीं रहे, वो तो सोशलिस्ट लीडर थे, उनको भी जेल में डाला और उन्होंने ही वो बात तो मैंने बता दी। राजनारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी, लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, वो सूची बहुत लंबी है। चलिए उस पर फिर कभी जाएंगे, देखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का इंपैक्ट क्या रहता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।